कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती है। ना अमीरी देखती है ना गरीबी देखती है। वो होना है हो जाता है। लेकिन आज की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। इश्क को क्यों बदनाम करें, क्योंकि ये कोई इश्क नहीं है। इसमें लगता है कि लालच ज्यादा दिख रहा है। आज की कहानी जो है वो है कानपुर की एक सच्ची घटना पे आधारित है। कानपुर में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया था, उसका नाम था राजेश जो ये गौतम। राजेश गौतम नाम के व्यक्ति थे, इनके पास कम से कम 20 से 25 करोड़ की चल अचल संपत्ति थी। और अब क्या होता है कि राजेश गौतम की उम्र हो गई थी और इन्होंने अपनी वसीयत में तीनों बेटों को, तीन बेटे इनके थे, उनको अलग अलग संपत्ति बांट दी थी। और इन्होंने बंटवारा इस तरह से किया था कि किसी में कोई विवाद नहीं था और सबको अपना हिस्सा बराबर मिला था। अब क्या होता है कि राजेश गौतम की तो मौत हो जाती है, उसके बाद तीनों बेटे अलग अलग रहने लगते हैं और आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, लेकिन इन सबके घर अलग अलग हो चुके थे। राजेश गौतम का एक बड़ा बेटा होता है, उसका नाम अविनाश गौतम है। और अविनाश गौतम के दो छोटे बच्चे और उनकी बीवी, और वो सब अलग एक मकान में रहते हैं और वो सब मिलजुल के रहते हैं। और पहले से ही उनके पिताजी ने बंटवारा किया था, तो सबको अच्छे खासी संपत्ति मिली थी। तो जो अविनाश गौतम थे वो एक स्कूल में टीचर भी थे। तो वो सुबह 6:30 बजे स्कूल जाते हैं और फिर लौटने के बाद अपना जो प्रॉपर्टी का बिजनेस भी वो करते थे। और उसके लिए उनको इधर उधर जाना पड़ता था, लेकिन कितने भी वो बिजी होते काम में, लेकिन सुबह वो उठ के 6:30 बजे अपने बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। और वो लगभग सातों दिन जाया करते थे, कोई भी दिन मिस नहीं करते थे। अविनाश गौतम के पास बेशुमार पैसा, धन दौलत सब कुछ था। और अविनाश गौतम का कानपुर में ही एक प्लॉट था। तो अविनाश गौतम उस प्लॉट पे एक कोठी बनाने की सोचते हैं और वो ये बात अपनी बीवी को भी बताते हैं। फिर दोनों सलाह मशवरा करते हैं और उनमें तय होता है कि हाँ, यहाँ पे कोठी बनाई जाए। फिर अविनाश गौतम एक राजमिस्त्री की तलाश करते हैं और आसपास में पता करते हैं कि कौन ऐसा राजमिस्त्री है जो बढ़िया काम करता है। और उनको एक राजमिस्त्री मिल भी जाता है जिसका काफी बढ़िया काम था मकान बनाने में। तो अविनाश गौतम उनको बुलाते हैं और कोठी बनाने का काम उनको सौंप देते हैं। और ये कोठी बनने के काम में कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगने वाला था। तो इस बीच क्या होता है कि राजमिस्त्री कभी पैसों के लिए, कभी किस बात के लिए अविनाश के घर आता जाता रहता था। और अब इनका जो मेल-जोल इतना बढ़ गया था, क्योंकि अविनाश गौतम साथ-साथ में एक गवर्नमेंट टीचर भी थे, तो वो सुबह मॉर्निंग में स्कूल निकल जाते थे और ये राजमिस्त्री उनके जाने के बाद भी उनके घर पे आया जाया करता था। तो इसमें क्या हुआ कि अविनाश गौतम की जो वाइफ, अब क्या हुआ कि जो राजमिस्त्री था वो और अविनाश गौतम की पत्नी थी, उनकी नजरों से नजरें मिलती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है और उनकी नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। क्योंकि ये अब क्या कि बेफालतू काम के लिए भी घर पे आता जाता रहता है। और जब ये बात लोगों और पड़ोसियों को पता चली तो वो देखते हैं कि ये बेफालतू आता है और घंटों भर घर में रहता है और बाद में चला जाता है। तब अफवाहें इधर उधर फैलने लगती है और पड़ोसियों के माध्यम से ये बात अविनाश गौतम को भी पता चलती है। जब अविनाश गौतम को ये बात पता चलती है राजमिस्त्री के घर पे उनके ना होने के बाद आने की, तो ये बात अविनाश गौतम अपने दो भाई और होते हैं उनको भी बता देता है कि राजमिस्त्री है वो इस तरह से आता जाता रहता है और पास पड़ोसी लोगों ने मेरे को बताया है और ये परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। तब दोनों भाई उनको सलाह देते हैं कि आप भाभी को भी समझा दो, ताकि अच्छा रहेगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी। तो अविनाश गौतम अपनी पत्नी को ऐसे ही नॉर्मली समझा देते हैं कि राजमिस्त्री जो है वो घर पे नहीं आए, क्योंकि लोग और बेफालतू की बातें करते हैं पास पड़ोसी लोग और अच्छा नहीं लगता है। और अविनाश गौतम जो होता है उस राजमिस्त्री को बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि आपका जितना भी हिसाब है आप ले लीजिए, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे राजमिस्त्री से काम करवाऊंगा। ऐसा कह के वो उनको काम से निकाल देते हैं। लेकिन जो राजमिस्त्री होता है वह और अविनाश की पत्नी, ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, तो कॉल और व्हाट्सएप पे ये उसके बाद भी संपर्क में रहते हैं एक दूसरे के। और अब इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि राजमिस्त्री को काम से निकाल दिया था तो वो इनके घर पे नहीं आ पाता। अब अविनाश की पत्नी और राजमिस्त्री, अविनाश की पत्नी का नाम पिंकी है और राजमिस्त्री दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये उन दोनों की प्यार में बाधा बन रहा था, तो वो इसको रास्ते से हटाने का प्लान बना देते हैं। और चाहती अगर वो तो इसको छोड़ के तलाक लेकर भी इनके राजमिस्त्री के साथ जा सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि अविनाश की जो धन दौलत है, जो ऐशो आराम थे, वो भी वो साथ में लेके जाए। खाली वो राजमिस्त्री की पत्नी बन के नहीं रहना चाहती। अब ये मिलके प्लान बनाते हैं कि अविनाश को इस तरह से मारा जाए कि वो एक हत्या नहीं, हादसा लगे।
फिर ये सोचते हैं और इनके दिमाग में एक तरकीब आती है कि क्यों ना खाने में कुछ मिला के दे दिया जाए, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर ये ऐसा ही करते हैं और अविनाश की जो पत्नी होती है वो खाने में कुछ जहर मिला के अविनाश को खिला देती है, और अविनाश जब ये खाना खाता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और आनन फानन में उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 3-4 घंटे इलाज चलता है, लेकिन डॉक्टरों को उस ज़हर के बारे में पता नहीं चलता है। डॉक्टर सुनते हैं कि कहीं उन्होंने फूड पॉइज़निंग वगैरह कुछ ऐसा खा लिया होगा बाहर का, जिसकी वज़ह से हो गया होगा। तो 3 घंटे के इलाज के बाद वो वापस ठीक भी हो जाते हैं और वापस 2-3 दिन के बाद अपने घर लौट आते हैं। अब ये ज़हर वाला जो इन्होंने मारने का प्रोग्राम बनाया था, ये उन दोनों का प्लान फ़ेल हो गया था। अब ये सोचते हैं कि अब इसको कैसे मारा जाए? फिर ये सोचते हैं कि एक कोई सुपारी किलर हो जिसको सुपारी दी जाए, जो इसको मार दे। तो एक सुपारी किलर को ढूँढने के लिए जो राज मिस्त्री होता है, जिसका नाम होता है शैलेंद्र, शैलेंद्र को बोलती है कि आप एक सुपारी किलर को ढूँढो। शैलेंद्र सुपारी किलर को ढूँढता है और उनको ले जाके ये जो अविनाश की पत्नी पिंकी होती है, 4 लाख रुपए उसको देती है। सुपारी किलर जो होते हैं 4 लाख रुपए लेते हैं और बोलते हैं इनसे कि आपका काम हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि 15 दिन निकलते हैं, 20 दिन निकलते हैं, 1 महीना, 2 महीना निकल जाते हैं, लेकिन सुपारी किलर इनके पैसे लेकर कहीं भाग जाते हैं। फिर ये उनको तलाश करते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि वो उनके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बोलेंगे कि हमने 4 लाख रुपए किसी को मारने की सुपारी दी है, तो खुद यही पकड़े जाएँगे। तो फिर वो प्लान भी इनका फेल हो जाता है। फिर जो राजमिस्त्री होता है शैलेंद्र और अविनाश की पत्नी पिंकी, ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए और इसको कैसे मारा जाए, क्योंकि अब इन दोनों को दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ये चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अविनाश को अपने रास्ते से हटाया जाए। तब ये एक तरकीब सोचते हैं कि क्यों ना इसे हम खुद ही मार डालें, और मारे तो फिर कैसे मारे? फिर ये सोचते हैं कि इसको एक्सीडेंट में मार दिया जाए, रोड एक्सीडेंट में, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और लोग सोचेंगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसके लिए ये एक पुरानी कार की तलाश करते हैं और एक इको कार पुरानी लेके आते हैं। उसकी नंबर वगैरह सब चेंज कर देते हैं और एक व्यक्ति को भी हायर करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें इस व्यक्ति को मारना है एक्सीडेंट में, और ड्राइविंग सीट पे तुम्हें बैठना है और साथ में हम भी बैठेंगे। और जो पिंकी होती है अविनाश गौतम की पत्नी, और शैलेंद्र, ये दोनों उस व्यक्ति को बोलते हैं कि हम भी इस गाड़ी की पीछे वाली सीट पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये देखना चाहते थे कि श्योर होना चाहते थे कि हाँ भाई काम हो गया और इसका पति मर गया है। लेकिन इस काम में एक दिक्कत ये थी कि अगर ये इको गाड़ी उसको हिट करती और खराब हो गई तो भागेंगे कैसे? तो इसके लिए ये इसके पीछे-पीछे एक सेकेंडरी गाड़ी का भी इंतजाम कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्लान बन जाता है और तारीख आ जाती है 19 मार्च 2023, रविवार का दिन था। अविनाश गौतम डेली जो होते हैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो उस दिन क्या होता है कि जो अविनाश गौतम की जो पत्नी होती है, वो बोलती है कि बच्चों की तबीयत खराब है, आप इनको मत ले जाइए। तब अविनाश गौतम उसकी बात मान लेते हैं और अकेले ही निकल पड़ते हैं, और जैसे वो निकलते हैं तो घर का बैदी लंका ढाए अविनाश गौतम की पत्नी पिंकी शैलेंद्र जो होता है राजमिस्त्री, उसको कॉल करती है और बोलती है कि अविनाश निकल गया है घर से, और वो इको गाड़ी में जो व्यक्ति था, वो इको गाड़ी लाके इनके घर के सामने खड़ी करता है, और वो अविनाश गौतम की पत्नी पिंकी भी उसमें बैठती है पीछे वाली सीट पे, और शैलेंद्र भी बैठता है। अब ये सभी लोग इको गाड़ी में बैठ के अविनाश को फॉलो करते हैं और ये गाड़ी उसके पीछे पीछे चलती है। अविनाश को नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन जैसे एक चौड़ा रास्ता आता है, वहां पे एक मिठाई की दुकान होती है, वहां पे ये इको गाड़ी अविनाश को हिट करती है, और अविनाश को जैसे हिट करती है तो अविनाश गिर पड़ता है, उसका सर फट जाता है, ब्लड व्लड निकलने लगता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इको गाड़ी होती है वो खराब हो जाती है, और जैसे इन्होंने प्लान बी तैयार रखा था तो पीछे से एक गाड़ी आती है जिसमें ये तीनों लोग बैठ के वहां से भाग जाते हैं। अब इस केस में अगर देखा जाए तो पुलिस सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है, उसमें पहली दफा यही लगता है कि ये एक्सीडेंट केस है और एक्सीडेंट केस में ये इनकी मौत हो गई है। तो पुलिस इतना कुछ ध्यान नहीं देती है पहली दफा, लेकिन इस एक्सीडेंट के 10-12 दिन बाद शैलेंद्र के जो दोनों भाई थे, उन्होंने एक कंप्लेन का ज़िक्र पुलिस के सामने किया था। जब अविनाश को ज़हर दिया गया था, उस टाइम पे उन्होंने बेनामी कंप्लेन लिखवाई थी कि किसी व्यक्ति ने कुछ खिला-पिला दिया होगा, इसकी वजह से इनकी हालत बिगड़ी थी। तो वो कंप्लेन रजिस्टर्ड थी पुलिस स्टेशन में। तो उस टाइम की कंप्लेन को लेकर इन्होंने कहा कि एक राजमिस्त्री था, वो इनके घर आया-जाया करता था और ऐसी-ऐसी बात थी। तो फिर पुलिस ने दोनों पिंकी और राजमिस्त्री से गहन पूछताछ की,
पहले तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपना चाबुक चलाया तो उन्होंने सारी बातें उसके सामने उगलना शुरू कर दी थी पोपट की तरह। फिर पुलिस ने क्रॉस चेक भी किया था, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी देखे थे, और जो शैलेंद्र राजमिस्त्री था वो और पिंकी का लोकेशन भी उसी जगह पर बता रहा था मोबाइल से, तो ये भी क्लियर हो गया कि हाँ, इन दोनों ने इस काम को अंजाम दिया। और अब पुलिस ने शैलेंद्र जो राजमिस्त्री है उसको और पिंकी को जेल में डाल दिया है, और उनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। अब इस काम में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो बच्चों का हुआ है, क्योंकि बच्चे अनाथ हो गए, उनके सर से माँ का और पिता दोनों का साया उठ गया है। तो हमारा मकसद ये कहानी बताकर किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप अपने जीवन का निर्णय सोच समझ के लें, भावुक होकर ना लें। और साथियों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूँ नए नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।